रोमन रेंज को आप बोल सकते हो कि ये कंपनी को आर्ग्यूबली इस समय टॉप स्टार है, लेकिन रोमन रेंज के साथ और कौन टॉप स्टार है? तो इस समय अगर आप देखोगे रोमन रेंज के जितनी कौन बंदा अपनी मर्च बिकवा पा रहा है, तो टॉप सेलिंग जो दो बंदे हैं उसमें एक नाम है रोमन रेंज का और दूसरा नाम है डैन हाउजन का। भाई डैन हाउजन क्या डब्ल्यू के लिए एक अच्छा एलिमेंट, अच्छा कैरेक्टर, अच्छी साइनिंग साबित हुआ है जब से वो मतलब जब से वो AEW में अपना नाम बना चुके थे और उसके बाद यहाँ पे आके एकदम से उनको एक्सपोजर मिला, तो वो बहुत बढ़िया वर्क करी उनके लिए चीज़। कुछ लोग पता है अडल्ट लोगों के अगेंस्ट में भी बात कर रहे हैं कि भाई चलो बच्चों को ये चीज़ें पसंद आ सकती हैं, बड़े लोगों को कैसे पसंद आ सकती हैं? क्योंकि एक इवेंट से पहले कोई एक बहुत बड़ा सा आदमी था, मतलब बड़ा सा मतलब मेरे जितना ही होगा समझ लो, या फिर हो सकता है मेरे से थोड़ा और बड़ा हो, कि उसने वो अपना फेस पेंट करवाया था डैन हाउजन का। तो वहाँ वहाँ पे लोग बोल रहे थे भाई ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। तो पता नहीं, मतलब एटलीस्ट हमको लाइफ में बस ये सोचना चाहिए कि हम फन एलिमेंट कहीं से भी निकाल सके। अगर हमारे दिल को सुकून मिल रहा है और वो चीज़ हार्मलेस है तो भाई उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। कल जो तुड़ाई करी जेकब फाटू ने रोमन रेंज की, क्या उस वजह से रोमन रेंज के हौसले हराकत हो गए हैं? क्या उनको थोड़ी बहुत चोट लग गई है? तो भाई हुआ क्या, जब वो जा रहे थे मतलब रॉ खत्म होने के बाद, तो काफ़ी मतलब पहले तो उनके यहाँ पे तौलिया भी लगाया हुआ था। मैंने आपको कल रिव्यू में बता दिया था कि रोमन रेंज की एल्बो से हल्का हल्का खून भी निकल रहा था। तो भाई पिटाई तो तगड़ी वाली हुई है रोमन रेंज की। इस तरीके से पिटते हुए हम रोमन रेंज को देखते नहीं है। और बंदा जब जाता भी है रोमन रेंज, तो उसको यूजुअली ट्रैश टॉकिंग करने की आदत है, चाहे वो अपर हैंड ले या फिर वो नीचे गिरा पड़ा हो। लेकिन यहाँ पे इस बार रोमन रेंज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बहुत ही दर्द में रोमन रेंज वहाँ से जाते हैं। तो ये एक अभी हमको स्टोरी लाइन में ऐसे दिखा रहा है कि भैया, दिखाया जा रहा है कि भाई रोमन रेंज के सामने जो जेकब फाटू है वो बहुत ही तगड़ी चीज़ है। और देखो ये स्टोरी भी कैसे प्रोग्रेस कर रही है। जे ऊसो ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये चीज़ पोस्ट करी और कह रहे हैं कि ट्राइबल चीफ से पहले तो मैं ही पिछवाड़े तोड़ दूंगा जेकब फाटू के। कल किसी ने मुझे कमेंट करके लिखा था कि भाई आप पिछवाड़ा जो वर्ड बोलते हो ये सही में बोलते हो या ऐसा वो स्टोरी लाइन में बोल भी रहे होते हैं? तो भाई एस को अगर आप हिंदी में बोलोगे तो पिछवाड़ा होता है, इतनी सिंपल सी बात है। मतलब हाँ, मैं आई थिंक इस वर्ड को थोड़ा मैं ज़्यादा यूज़ कर देता हूँ, बट ठीक है, एस पिछवाड़ा कुछ भी आप बोल सकते हो। मैं हिंदी में बोल रहा होता तो वो एस फिट नहीं होता मेरा। वहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, सेंटेंस में एस फिट नहीं होता। अभी ये रोमन रेंज और ऊसोस की स्टोरी लाइन से रिलेटेड, ब्लड लाइन की स्टोरी से रिलेटेड एक और खतरनाक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल चिपके रहना आप। लेकिन पहले रैंडी ओटन की बात कर लेते हैं। नहीं, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि रैंडी ओटन कब वापस आने वाले हैं, क्योंकि उनके बारे में लिटरली कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। बस ये पता है कि वो फिजिकली कंफर्ट में नहीं है और पता नहीं अब क्या होने वाला उनकी स्टोरी का। अभी तो कोडी रोड्स और गुंथर की स्टोरी चल रही है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ वो ये है कि WWE की हिस्ट्री का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव WWE का ट्रेडिंग कार्ड बिका है और ये है रैंडी ओटन का। मैंने शायद अपनी किसी वीडियो में तो आपको बताया ही होगा है कि WWE क्या कर रही है, रेसलमेनिया में जो भी सुपरस्टार्स कंपीट कर रहे हैं उनको एक पैच दिया जाएगा। पैच मतलब एक रेसलमेनिया का लोगो सा होगा उसमें और वो पैच होगा, और वो पैच उसके बाद एक कार्ड में लगाया जाएगा। और जिसने वो पैच पहना होगा, जैसे मान लो रोमन रेंज ने पैच पहना है, तो उसके बाद उस कार्ड पे रोमन रेंज के ही साइन होंगे। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे सुपरस्टार्स के ऊपर किया था, सबके ऊपर किया था ये मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन किया था बहुत सारे सुपरस्टार्स के ऊपर। तो वो वाला कार्ड बिका है रैंडी ओटन का, इसका ऑक्शन हुआ था। और भाई ये किस अमाउंट में बिका है, आप ये सोचो कि वो सिर्फ एक कार्ड है और उस पर साइन है रैंडी ओटन का। ठीक है, मतलब साइन होना भी आज के टाइम पे ऐसी बात है कि अगर आप एयरपोर्ट पे भी किसी को पकड़ लोगे तो वो साइन दे देता है आपको, वैसी वाली चीज़। मतलब बड़ी चीज़ है, लेकिन समझ रहे हो मैं किस मनी के रेफरेंस में यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो ये 42,100 का ये कार्ड बिका है। अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग 35 से 40 लाख के बीच में आता है सिर्फ उस कार्ड के लिए। पता नहीं किस अमीर बंदे ने ये कार्ड जो है वो खरीदा है। इतनी बड़ी बात होगी कि रैंडी ओटन ने ट्वीट पर रिएक्ट भी कर दिया इसके ऊपर, जहाँ पे रैंडी ओटन लिख रहे हैं कि भाई जिस भी बंदे ने खरीदा है उसको मैं वो वाला गियर भी देना चाहूँगा जो मैंने रेसलमेनिया 41 में थ्रोबैक वाला पहना था अपना। तो भाई ये रैंडी ओटन को भी पसंद आ गया भाई, क्योंकि भाई सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव है, इससे ये भी आपको रैंडी ओटन की वैल्यू भी पता चलती है। और काश ये जो वैल्यू है वो ट्रिपल एच भी अच्छी तरीके से समझ पाते। ब्रॉक लेसनर के बारे में फिर से भाई एक नया टर्न आ गया। मैंने आपको भी कुछ दिन पहले बताया था कि ब्रॉक लेसनर को एक्टिव सुपरस्टार्स में WWE ने रखा है। फिर उसके अगले ही दिन मैंने आपको बताया कि शायद वो चीज़ WWE ने देख ली और उसके बाद उनको अलुमनाई सेक्शन में डाल दिया। लेकिन अब PW इंसाइडर ने रिपोर्ट किया है कि भले ही WWE ने उनको वेबसाइट पर तो डाल दिया है, लेकिन इंटरनली अभी भी ब्रॉक लेसनर को लिस्ट किया गया है एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट में। अब इसका क्या ये माने हम कि शायद WWE और ब्रॉक लेसनर के बीच में सारी जो बातचीत है वो हो चुकी है और अब शायद वेट किया जा रहा है समर स्लैम के आने का, या फिर सिर्फ WWE होपफुल है कि ब्रॉक लेसनर वापस आ जाएगा और जब वो वापस आ जाएगा तो उसके बाद हम उनको समर स्लैम के मैच में फीचर कर लेंगे। एक्टिव मतलब इंटरनली एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट में डालने का मतलब तो आई थिंक यही होगा कि WWE कंसिडर कर रही है कि हाँ ये बंदा एक्टिव है, लेकिन शायद चीज़ें ज़्यादा ब्रॉक लेसनर के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैंने पहले ही बोला था कि अगर ज़्यादा पैसे दे दिए जाते हैं और ब्रॉक लेसनर
लेसनर को मनी इनफ लगती है अट्रैक्ट होने के लिए, तो फिर हाई चांस है कि समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर compete करेंगे। वो अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कि क्या उनको रेसलमेनिया में ही रिटायर हो जो हुआ वो हो जाना चाहिए, या फिर उनको समर स्लैम में आके अपनी रिटायरमेंट करनी चाहिए। कल जो रोमन रेंस और जेकब फाटो का सेगमेंट था, उससे देखो क्या मस्त एक फोटो निकली है, और ये फोटो वही है जब लास्ट में जेकब फाटो ने बैरिकेड के ऊपर फोड़ दिया था ऊसोस और रोमन रेंस को। भाई ये बंदा कूदता है तो एक कहीं पे भी कूद जाता है, और मैंने देखा कि रोमन रेंस और जेकब फाटो ये वाली जो स्टोरी लाइन चल रही है बैकलैश के बाद, स्पेशली ये जेकब फाटो के हारने के बाद लोगों का इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियन है कि जैसे भाई अब ये स्टोरी को आगे बढ़ाने का सेंस नहीं बनता क्योंकि रोमन रेंस वैसे ही हरा चुका है बैकलैश में। फिर दूसरी चीज ये भी कि भाई रोमन रेंस इतना वीक क्यों नजर आ रहा है और जेकब फाटो इतना स्ट्रांग क्यों नजर आ रहा है। मैं अभी अपनी जिस नजर से इसको देख पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आई थिंक जेकब फाटो की जैसी बुकिंग होनी चाहिए, भाई मेरे को तो ये मेरा ओपिनियन हो सकता है आपका अलग भी हो, ये ऐसी ही होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर बैकलैश में वो हार गए और भाई फिर अगर इस प्रोग्राम से सीधा किसी नेक्स्ट जगह पे जाता है जेकब फाटो, तो वो बंदा किस मुंह से जाएगा। और वैसे भी रोमन रेंस का जो पहले भी चैंपियनशिप रेन था उसमें कितना प्रिडिक्टेबल वो होता था, हमको पता था कि एलन नाइट के साथ मैच होगा रोमन जीतेगा, लोगन पॉल के साथ मैच होगा रोमन जीतेगा। अरे इस टाइटल रेन की शुरुआत ही जो रोमन रेंस की हुई थी 2020 में जे उसो के साथ फ्यूड थी, तब कैसा लग रहा था कि यार मतलब उसके कंपैरिजन में देखोगे तो ये स्टिल फन है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जे उसो वो एक सिंगल्स सुपरस्टार भी सही से नहीं था, और हम कह रहे थे कि भाई ये क्या रोमन रेंस, पता ही है हमको ये जीतना है। तो अगर फिर भी आप जेकब फाटू के लेवल से कंपेयर करोगे उस टाइम के जे उसो को, तो भाई जेकब फाटू बहुत आगे। और आई थिंक अगर जेकब फाटू को उनको एक स्ट्रॉन्ग फोर्स दिखाना है तो इसी टाइप की बुकिंग फिर करनी ही पड़ेगी, भले ही उस चक्कर में रोमन रेंस आपको सुत्ता हुआ ही क्यों ना दिखे। तो वो हो सकता है कि हाँ भैया बंदे ने चैंपियनशिप जीती है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, लेकिन कई बार आपको अपने सामने वाले टैलेंट को भी ओवर करना होता है सिर्फ इस वजह से कि अब जब हम पंगे करें तो ऐसा लगे कि ये बंदा सीरियस थ्रेट है। तो मैं तो इसको इस नजर से देखता हूँ। बाकी हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब इनका जब नेक्स्ट मैच होगा जो कि होने ही वाला है, ज्यादातर चांसेस है कि वो क्लैश इन इटली में होगा, तो भाई इसमें स्टिपुलेशन जरूर होनी चाहिए। अब आप ऐसे नहीं इसको लेके जा सकते, ड्रैग नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको इतना ज्यादा ब्रूटल अगर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आई थिंक एक चीज डब्ल्यूडब्ल्यू को देनी चाहिए। बाकी मेरे को तो सही में अभी इतना कुछ रोमन रेंस और जेकब फाटो में ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इसमें कोई कमियां निकाल सकता हूं। बाकी आपका इसके ऊपर क्या थॉट है वो कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन कल जब मंडे नाइट रॉ में जेकब फाटू ने वो जो टाइटल है उसको लिक कर लिया था, उसको चार्ट लिया था, तो उसके बाद लोगों ने एक साथ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हो, उसका कॉन्टेक्स्ट अब खुद ही बना लेंगे हम लोग, एक फोटो पोस्ट करी जहां पे वो टाइटल को जो है पहले पहना हुआ है सीएम पंक ने, कहीं तो मतलब किसी जगह पे तो पहना हुआ है, और उसके बाद जेकब फाटू ने फिर मंडे नाइट रॉ में ये किया। तो लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर सीएम पंक का कोई लवर है तो वो जेकब फाटू है। ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं मुझे तो नहीं आ रहा देखो समझ में। कुछ बहुत ही अजीबो गरीब अटपटी सी चीज हुई है ट्रिक विलियम्स के साथ, मतलब हम लोगों की नज़र में, शायद बाहर वेस्ट में ये या यूएस में ये चीज़ एक नॉर्म हो चुकी है अब कि कोई एक बड़ा सुपरस्टार कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी बनता है तो उसका एक दिन ही घोषित कर दिया जाता है। तो भाई क्या हुआ कि ये जो जगह है साउथ कैरोलिना, वहाँ पे ट्रिक विलियम्स डे मनाना शुरू अब करेंगे ये 12 मई से। मतलब ये आई थिंक मैंने किसी एक सुपरस्टार के लिए आपको पहले ही बताया था, और जब मुझे ये बात तब पता चली मैंने कहा भाई ये तो सही में बहुत, आई थिंक मैंने कोडी रोड्स के लिए बताया था आपको, लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा तो ऐसा कई सारे पॉपुलर नेम्स के साथ हो चुका है कि वो जिस जगह पे थोड़ा सा भी बिलोंग करते हैं उनकी हिस्ट्री होती है, तो ऐसे ये करके फिर उस दिन को वो ही दिन घोषित कर देते हैं। तो अब 12 मई को साउथ कैरोलिना में मनाया जाएगा ट्रिक विलियम्स डे। ऐसा हो भाई किसी का राइस की बंदा रेसलमेनिया में जीत भी गया, चैंपियनशिप भी उसके पास आ गई, अब उसके पास अपना खुद का एक दिन भी है। रिसेंट टाइम में देखो हमने टीकेओ के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं और ज्यादातर हमने नेगेटिव उनके बारे में बात करी, लेकिन केविन नैश ने कुछ ऐसी चीज बोली है जो कि सेंस बनाती है अच्छा खासा भी। जैसे टीकेओ ने जो सुपरस्टार्स है उनको उनका कॉन्ट्रैक्ट रीस्ट्रक्चर करने के लिए बोला, और अगर आप ऐसे पहली नजर में देखोगे तो लग रहा है भाई तुम किसी सुपरस्टार को कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हो तो उसके पैसे क्यों कम कर रहे हो। लेकिन केविन नैश ने अपने टाइम से कंपेयर करते हुए बताया कि ये चीज एक हद तक जस्टिफाइड भी है। उन्होंने बोला कि अब सुपरस्टार्स उतना तो काम करते भी नहीं है, वो मंथ में 2 बार रेसल करते हैं, हम वीक में 4 बार रेसल कर रहे होते थे, लंबे लंबे शोज कर रहे होते थे, अब लाइव इवेंट्स होना कम हो गए। तो जब तुम्हारी ऐसी ड्यूटीज कम हुई है, तुम ऑन द रोड ज्यादा नहीं हो, तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो कि एक तरीके से तुम्हारा छुट्टी का ही दिन हुआ, तो फिर सेंस भी बनता है कि जो पैसे हैं वो क्यों कम किए जा रहे हैं। और देखोगे भाई बात तो जायज है, अगर आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ठीक है, हम ज्यादा सुपरस्टार्स के लिए फील करते हैं क्योंकि हम वो टीकेओ या बिजनेसमैन के जो फेसेस हैं उनको पहचानते नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे पेपर पे या बिजनेस टर्म्स पे देखोगे तो ये चीज काफी हद तक फिर सेंस भी बना रही है। लेकिन हमको एग्जैक्टली नहीं पता ना कि वो रिस्ट्रक्चर करने का मतलब भी क्या है। अगर आप क्रिएटिव तरीके से देखोगे तो भाई अगर आप सिर्फ इस बेसिस पे कि ये सुपरस्टार अब उतना ज्यादा हाइप में नहीं है उस हिसाब से पैसे कम करते हो, भाई फिर तो गड़बड़ वाली बात हो जाती है। बाकी अपना ओपिनियन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और रोमन रेंस को लेके पिछले कुछ हफ्ते में जो
जो बातें चल रही थी अब आई थिंक मैं आपको वो क्लियर करके बता सकता हूँ। मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले तो एक रिपोर्ट ये भी आ गई थी कि रोमन रेंस, टीके और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में क्या कोई पंगे भी हैं। नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस एडवर्टाइज हैं लेकिन जून की किसी भी डेट के लिए वो नहीं है। फिर ये बात आई थी कि भैया गलती से डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो डेट्स पब्लिश कर दी थी, ऐसा कुछ होने नहीं वाला था, लेकिन फिर ऐसा लगा कि क्या कुछ डिफरेंसेस तो नहीं हो गए, लेकिन अब जून की डेट्स के लिए भी रोमन रेंस को अनाउंस कर दिया है। तो वो सारे लोगों के मुंह पे भी ताला लग गया है जो कि कह रहे थे भैया ये तो पार्ट टाइमर वाला बंदा है, ठीक है इसने भली रेसलमेनिया के बाद बोल दिया था लेकिन वो सब कहने कहने की बातें थी। तो बहुत अलग अलग डेट्स के लिए रोमन रेंस जून के लिए भी एडवर्टाइज हो चुके हैं। सबसे पहले तो क्लैश इन इटली, जैसे मैंने आपको बताया था रोमन रेंस वहां पे कंपीट करने वाले हैं। उसके बाद जो 1 जून का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा वहां पे रोमन रेंस आएंगे, और उसके बाद 15 जून का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वहां भी रोमन रेंस होने वाले हैं, और उसके बाद जो 29 जून का रॉ का एपिसोड है वहां पे भी रोमन रेंस आने वाले हैं। अभी ये भी देखते हैं कि वो जो सऊदी अरेबिया का शो है वहां पे मेल्जर चिचा ने बोला था कि रोमन रेंस वो शो वर्क ही नहीं करने वाले, बट फिलहाल तो भी देख के ऐसा लग नहीं रहा। तो सही है भाई, रोमन रेंस आपको एक्टिव ही दिखेंगे। इसमें से कुछ एक आध डेट्स मिस हैं लेकिन भाई इतनी तो आई थिंक ऊपर नीचे सुपरस्टार्स की चल जाती है। अब इसमें भी आप बिल्कुल ऐसे पिक करके बोलोगे भाई उस बंदे ने ऐसे बोल दिया था और कंपेयर करोगे वो पहले किस शेड्यूल में था और चैंपियनशिप जीतने के बाद अब किस शेड्यूल में है, तो भाई डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। और क्लैश इन इटली की हम बात कर रहे हैं भाई, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ जाएगी अगर आप इसे लाइव देखना चाहते हो, क्योंकि इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से भाई ये शो शुरू होने वाला है 12:30-1 बजे के आसपास। तो मतलब ये शो पूरा रात में चलने वाला है, तो आपको थोड़ी इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी। लेकिन देखते हैं क्या इतना अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू शो को वहाँ तक बिल्ड बना पाती है कि इसको उठ के लाइव ही देखे। मतलब ऑब्वियसली मैं तो देखने वाला हूँ, लेकिन क्या मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपको इसको उठ के लाइव देखना चाहिए। और अब बात करते हैं एक बहुत बड़े ट्विस्ट के बारे में जो कि पॉसिबली आने वाला है रोमन रेंस, जेकब फाटू इस पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी में। हम देखो जब भी किसी एक बहुत बड़े शॉकर की बात कर रहे हैं तो भी हम ये सोच रहे हैं कि क्या कोई बंदा बाहर से आ सकता है, क्या जिला फाटू यहाँ पे आ सकता है, और चांसेस हैं कि जिला फाटू आ सकते हैं स्टोरी में। लेकिन एक ऐसी स्टोरी जो कि शायद अभी हमारे सामने दिख रही है और डब्ल्यूडब्ल्यू एक वो बहुत बड़ा ट्रिगर पुल करने वाली है, और वो ये है कि बहुत जल्दी आपको ऊसोस का टर्न देखने को मिलेगा जो कि जेकब फाटू की साइड आ जाएंगे और रोमन रेंस हो जाएगा अकेला बंदा। अब अगर आप इसे पहले से कंपेयर करोगे ब्लड लाइन से तो ये टर्न आने में बहुत टाइम लग गया था। क्यों? क्योंकि रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार था, लेकिन इस पॉइंट पे रोमन रेंस एक बेफेस सुपरस्टार है। और ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोरी लाइन में शायद हमको छोटे छोटे हिंट्स दिए भी हैं, जैसे कल रॉ के रिव्यू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि यार ऊसोस भी बहुत अलग बिहेव कर रहे हैं। जैसे अलग से जाके उन्होंने ये बोला था, क्या तुम्हें लगता है कि ये जो जेकब फाटू है वो एक्नॉलेज करेगा रोमन रेंस को? तो उन्होंने बोला हेल नो भाई। मतलब वो पहले ऐसी बातें रोमन रेंस के बारे में नहीं बोलते थे, लेकिन अब थोड़े से फिशी लग रहे हैं जे और जिमी ऊसो दोनों। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के छोटे छोटे हिंट्स हैं जो कि अभी कैरेक्टर उस डायरेक्शन में डेवलप कर रहे हैं जो कि लीड करेगा ऊसोस का टर्न, और रोमन रेंस के ऊपर फिर वो टर्न कर जाएंगे और वो बंदा पड़ जाएगा अकेला, जो कि थोड़ा और स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश करेगा रोमन रेंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ एक बेफेस सुपरस्टार। और आपको पता है ब्लड लाइन की स्टोरी को स्ट्रेच करने में डब्ल्यूडब्ल्यू माहिर है, और ये स्ट्रेच वैसा स्ट्रेच नहीं होता जो कि फैंस को बोर करे। तो फिर जेकब फाटू के साथ अगर आ जाएंगे ऊसोस तो फिर ये प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगी रोमन रेंस के लिए कि भाई अब बंदा कैसे अपना जो टाइटल है उसको हर बार सक्सेसफुली डिफेंड करे। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपंत वाला कोड लगा के आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है नेचुरल टीन के सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड वीडियोस डेली आती हैं। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।